दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक और मजे में होंगे। मैं हूं आपका दोस्त पुनीत। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। रात के बज चुके हैं 9 और रेडियो उड़ान पर हर शुक्रवार डिसेबिलिटी न्यूज़ और बहुत से सेगमेंट से भरा आप अपडेटेड प्रोग्राम सुनते हैं कम्युनिटी कलर्स, जिसे आप बहुत पसंद करते हैं। इनफैक्ट रेडियो उड़ान को भी आप बहुत प्यार देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, पसंद करते हैं। हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और बहुत बार हमसे प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में बहुत सारी गलतियां भी हो जाती हैं, जिसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। और हम आपको साथ ही साथ ये भरोसा भी दिलाना चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी गलतियां न हो, हम ऐसी कोशिशें लगातार करते रहेंगे। बहरहाल रेडियो उड़ान ऐप हमारे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है और इसके साथ ही हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर भी डायरेक्ट प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। यहां से ही हमारी पीसी के लिए प्लेलिस्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे आप VLC मीडिया प्लेयर या विनैम्प जैसे मीडिया प्लेयर्स पर प्ले करके रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। बहुत सारी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स और ऐप्स जैसे गूगल मिनी, एलेक्सा, ट्यूनिंग जैसी ऐप्स पर भी रेडियो उड़ान अवेलेबल है। इसके साथ ही बहुत सारे दूसरे ऑनलाइन रेडियो स्टेशंस प्रोवाइड करवाने वाली बहुत सारी एप्लीकेशंस के जरिए आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। बहरहाल हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए www.facebook.com/रेडियो उड़ान। इसके साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो बिना वक्त गवाए आइए सुने सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। बार राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियन रह चुके अमरजीत चक्रवर्ती का दुखद निधन। डिसेबिलिटी राइट्स एसोसिएशन के कार्यकर्ता सड़क हादसों में वृद्धि की चाहते हैं जांच। विकलांग लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में कोलकाता पुलिस का एक सिपाही गिरफ्तार। विकलांग और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए दक्षिण भारत का मेगा जॉब फेयर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा गार्ड्स पर हमला करने वाले मुर्तजा के फैमिली डॉक्टर्स ने मुर्तजा पर लगे इल्जामों को बताया गलत। ड्रैग ने पंचायतों में विकलांगों के नामांकन की मांग। निधि अर्ली इंटरवेंशन इंदिरा नगर बेंगलोर में केंद्र के लिए शिक्षक के रिक्ति की घोषणा। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम धारा 34 के अनुसार हीमोफीलिया वाले व्यक्तियों के बहिष्करण पर चुनौती। राजस्थान उच्च न्यायालय ने किया नोटिस जारी। ब्राजील में भारतीय शटलर्स की धूम। 9 गोल्ड के साथ 28 पदक जीतकर भारतीयों ने ब्राजील पर छोड़ी अपनी छाप। 47 वर्षीय फाइलेरिया पीड़ित व्यक्ति को मिला विकलांगता प्रमाण पत्र। उड़ान एम्पावरमेंट ट्रस्ट की ओर से रेडियो उड़ान ने लिखा रेडियो अक्ष को एक पत्र। तो न्यूज हेडलाइंस के बाद वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आऊंगा डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं दिलराज कौर, प्लेबैक सिंगर, बात कर रही हूँ आपसे। आप रेडियो उड़ान सुन रहे हैं। आई एम दिलराज कौर एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो उड़ान। For more info, log on to www.radioudan.com. Download our app from Google Play Store and do not forget to follow us on social media platforms and subscribe to us on our YouTube channel, Radio Udan. बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूंगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट शो कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हाजिर हो चुका हूं, आपका दोस्त पुनीत। ब्रेक के बाद और न्यूज हेडलाइंस हो चुकी हैं और अब आइए चलते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ गौरी की ओर।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा गार्ड्स पर हमला करने वाले मुर्तजा के फैमिली डॉक्टर्स ने मुर्तजा पर लगे इल्जामों को बताया गलत। दोस्तों, मुर्तजा के परिवार के सदस्य अधिकारियों को ये समझाने के प्रयास में दरबदर भटक रहे हैं कि 29 वर्षीय अहमद मुर्तजा अब्बासी गंभीर मानसिक विकारों से पीड़ित है। इस गंभीर रूप से परेशान युवक को जेल में नहीं बल्कि अस्पताल में होना चाहिए। परिवारजन मुर्तजा की अशांत मनस्थिति के प्रमाण के रूप में मनोचिकित्सकों द्वारा चिकित्सीय रिपोर्ट और परामर्श की फाइलें रखते हैं, लेकिन किसी के पास मुर्तजा और उसके मति भ्रम का इलाज कर रहे डॉक्टर से सच्चाई पूछने का समय नहीं है। दरअसल दोस्तों, इस महीने की शुरुआत में IIT स्नातक मुर्तजा ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा गार्ड्स पर दरौंती से हमला कर दिया था। फेरबदल में 2 गार्ड्स घायल हो गए थे, लेकिन मुर्तजा को जल्द ही काबू में कर लिया गया। एक वीडियो में आरोपी दरौंती लेकर सुरक्षा कर्मियों का पीछा करते हुए देखा जा रहा है। मुर्तजा को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने इस घटना को आतंकी कृत्य करार दे दिया और आतंकवाद निरोधी दस्ते के साथ एक विशेष टीम मामले की जांच कर रही है। मीडिया से बात करते हुए आरोपी के चाचा डॉक्टर खालिद अब्बासी ने कहा कि उनके भतीजे को सीजोफ्रेनिया का इतिहास रहा है। वो कई सालों से दवा ले रहा है। डॉक्टर ने 2018 से मुर्तजा अब्बासी का इलाज कर रहे डॉक्टरों के मेडिकल बिल और रिपोर्ट्स भी दिखाए। इस कारण से एक IIT स्नातक होने के बावजूद ये केमिकल इंजीनियर कभी भी एक स्टेबल करियर नहीं बना पाया। उसकी शादी भी अधिक समय तक नहीं चल पाई, क्योंकि उसे हमेशा वास्तविक और असत्य अनुभवों के बीच का अंतर बताने में परेशानी होती थी। मुर्तजा तार्किक रूप से सोचने में असमर्थ है और दूसरों के प्रति उनकी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं विशिष्ट नहीं है। सामाजिक रूप से भी मुर्तजा का व्यवहार अक्सर अजीब रहा है और वो ऐसी दुनिया में रहने के लिए प्रवृत्त है जिसे उसके आसपास के लोग नहीं देख सकते। वो गोरखपुर जेल में कैद है, जिसे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुर्तजा जन्नत या स्वर्ग कहते हैं। जेल अधिकारियों की रिपोर्ट है कि वो अपना अधिकांश समय सोने में बिताता है और सुरक्षा कर्मियों पर हमले की वारदात पर डर या खेद का कोई संकेत नहीं दिखाता है। वो एकांत कारावास में है। एक मनोचिकित्सक के अनुसार मुर्तजा जैसे मरीज वही देखते हैं और सुनते हैं और महसूस करते हैं जिसे दूसरे अनजान रहते हैं। वे कल्पना करते हैं कि क्या असत्य लगता है और जो हो रहा है उसके बारे में उनके अपने ही विचार होते हैं। अक्सर वे जो कहते हैं वो निरर्थक लगता है और भावनात्मक प्रदर्शन की कमी और सामाजिक वापसी जैसे अन्य असामान्य व्यवहार दिखाए जा सकते हैं। जेल अधिकारियों की रिपोर्ट है कि मुर्तजा को 1 कप चाय की पेशकश की गई थी। उसने 2 घूंट चाय पिया और कहा कि जन्नत में परोसे जाने वाली चाय सबसे अच्छी होती है, लेकिन जो उसे पीने दी जाती है वो बेस्वाद है। उसने उसे परोसी गई रोटी की भी शिकायत की और रोटी मांगी जिसे वो सब्जियों की थाली के साथ खाकर खुश हो गया। मुर्तजा ने जेल के अधिकारियों से टूथपेस्ट के एक विशेष ब्रांड के लिए भी अनुरोध किया था। उसके इन अजीब तरीकों और असामान्य मनोदशा के बावजूद अधिकारी मुर्तजा अब्बासी को एक खतरनाक आतंकवादी के रूप में देखते हैं। यूपी पुलिस और STA के सदस्यों ने सऊदी अरब की उसकी यात्रा के दावों, चरमपंथियों के साथ सोशल मीडिया संपर्क और सीरिया जाने के लिए उसके द्वारा किए गए प्रयासों सहित उसके कथित कट्टरपंथी होने के बारे में जानकारी का खुलासा करने का दावा किया है। जांचकर्ता मुर्तजा की ओर से इस्लामिक स्टेट संगठन में शामिल होने और दहशत या शहादत प्राप्त करने की इच्छा का भी दावा करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाले गोरखनाथ मंदिर के पहरेदारों पर हमले के पीछे का वास्तविक कारण अब भी स्पष्ट नहीं है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मीडिया को बताया है कि मुर्तजा अत्यधिक कट्टरपंथी है और उसे आईसिस से जुड़े साहित्य को ऑनलाइन पढ़ने का शौक है। उनका दावा है कि उसका लैपटॉप फॉरेंसिक जांच के तहत है और उन्होंने कहा है कि मुर्तजा ने 2016 में सऊदी अरब की यात्रा की थी।
और इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए 2017 और 2018 के बीच सीरिया जाने के कई प्रयास किए थे, लेकिन वो योजना अमल में नहीं आ पाई। अब तक मीडिया और राज्य मुर्तजा अब्बासी को अकेला भेड़िया हमलावर के रूप में चित्रित कर रहे हैं और कहते हैं कि गोरखपुर की घटना एक बड़े आतंकवादी नेटवर्क का हिस्सा है या नहीं, ये पता लगाने की जांच चल रही है। निधि अर्ली इंटरवेंशन इंदिरा नगर बेंगलोर में केंद्र के लिए शिक्षक के रिक्ति की घोषणा। दोस्तों, निधि अर्ली इंटरवेंशन सेंटर एक ऐसा विशिष्ट संगठन है जो विकलांग बच्चों का समर्थन करने वाले और अन्य हितधारकों को विशेष शैक्षिक और सहायक सेवाएं प्रदान करता है। निधि CEIE 12 वर्ष की आयु तक किसी भी विकलांग व्यक्ति को पेशेवर उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए समर्पित है। विकासात्मक देरी और कठिनाइयों वाले बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसमें पूरी तरह से सुरक्षित और उपयुक्त वातावरण है। इसमें बच्चों की अनूठी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अत्यधिक समर्पित और बहुविषयक पेशेवर टीम भी है। इसका उद्देश्य बच्चे की आवश्यकताओं के अनुसार समूह सेटिंग में कार्यक्रम प्रदान करना है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर इंदिरा नगर सेंटर बेंगलोर केंद्र के लिए फुल टाइम और पार्ट टाइम शिक्षकों की तलाश चल रही है। इन पदों के लिए छोटे बच्चों के साथ न्यूनतम 2 से 3 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। RCI पंजीकृत पेशेवरों को वरीयता दी जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार अपनी CV ईमेल कर सकते हैं, जिसके लिए ईमेल ID है info@nidhiearlyinterventions.com info@nidhiearlyinterventions.com या आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं सविता कोशी जी को +91 97403 82753 पर। याद रहे 919740 82753 पर। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.nidhiearlyinterventions.com पर। ब्राजील में भारतीय शटलर्स की धूम। 9 गोल्ड के साथ 28 पदक जीतकर भारतीयों ने ब्राजील पर छोड़ी अपनी छाप। दोस्तों, ब्राजील के साओ पोलो में आयोजित 6 दिवसीय पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारतीय शटलर्स ने धूम मचा दी है। भारतीय शटलर्स ने 9 गोल्ड मेडल्स और 6 सिल्वर के साथ 28 पदक जीतकर ब्राजील में तिरंगा लहरा दिया है। विश्व बैडमिंटन महासंघ पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय लेवल 2 की इस प्रतियोगिता का आयोजन कोरोना के कारण 2 साल बाद हो सका है। ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा है। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में वर्ल्ड नंबर 3 सुकांत कदम ने SL4 वर्ग में रजत पदक जीता, जबकि प्रमोद भगत ने 2 कांस्य पदक भारत के खाते में दर्ज किए। सुकांत कदम को फाइनल में हमवतन तरुण ढिल्लो के हाथों कड़े मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा, जबकि विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी प्रमोद भगत को भारत के ही नितेश ने करीबी मुकाबले में हरा दिया। भारत की तरफ से नीतीश कुमार, तरुण ढिल्लो, मनदीप कौर, ज्योति वर्मा, मनीषा रामदास ने अलग अलग वर्गों में स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। इनके अलावा डबल्स और मिक्स डबल्स स्पर्धाओं में कुल 4 गोल्ड मिले हैं। पुरुषों में सेमीफाइनल में सुकांत कदम ने जर्मनी के मॉर्सेस एडम को सीधे सेट्स में 21-19 और 21-13 से हराया और फाइनल में वही भारतीय तरुण से हार गए, लेकिन उन्होंने मैच में कड़ी टक्कर दी। ये 53 मिनट का मैच काफी करीबी खेल लग रहा था और ये जानना बहुत ही मुश्किल था कि कौन जीतेगा। अंतिम स्कोर लाइन 21-17, 20-22, 21-18 थी। उसी पर टिप्पणी करते हुए सुकांत कदम ने कहा कि मैं परिणाम से थोड़ा निराश हुआ हूँ, क्योंकि मैंने खेल में अपना सब कुछ दिया था। मुझे लगता है कि तरुण ने वास्तव में अच्छा खेला है और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नसों को पकड़ा है। सारे टूर्नामेंट में खेल रहा हूँ और मेरे खेल में सुधार हो रहा है। मैं अपनी प्रगति से भी खुश हूँ। दूसरी ओर विश्व नंबर 1 प्रमोद भगत एक करीबी मुकाबले में भारतीय कुमार नितेश से हार गए।
50 मिनट के इस मैच में एक करीबी लड़ाई हुई, जहां पे कुमार नितेश विश्व चैंपियन को पछाड़ने में सफल रहे और अंतिम स्कोर 7-21, 21-19, 19-21 था। मिश्रित युगल माने कि मिक्स डबल्स में प्रमोद और पलक कोहली 3 सेटों में जापान के डाइसुके फुजिहारा और अकीको सुगिनो से लड़ते हुए हार गए। 47 वर्षीय फाइलेरिया पीड़ित व्यक्ति को मिला विकलांगता प्रमाण पत्र। दोस्तों, प्रयागराज में फाइलेरिया से पीड़ित 47 वर्षीय बैजनाथ को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने रविवार को विकलांगता प्रमाण पत्र प्रदान किया है। फ्रेंड्स, बैजनाथ जिले के पहले फाइलेरिया संक्रमित व्यक्ति हैं जिन्हें स्वास्थ्य विभाग ने विकलांगता प्रमाण पत्र दिया है। अधिकारियों ने कहा कि फाइलेरिया दुनिया की दूसरी ऐसी बीमारी है जो लोगों को विकलांग या दिव्यांग बना रही है। उन्होंने कहा कि आईडीए कार्यक्रम के बैनर तले इस बीमारी को मिटाने के लिए जागरूकता शिविरों की एक श्रृंखला आयोजित की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि बैजनाथ को पिछले साल फाइलेरिया पॉजिटिव पाया गया था और वो बीमारी के कारण हिल भी नहीं पा रहा था। रोगी आर्थिक और शारीरिक रूप से भी कमजोर था। उड़ान एम्पावरमेंट ट्रस्ट की ओर से रेडियो उड़ान ने लिखा रेडियो अक्ष को एक पत्र। दोस्तों, नेत्रहीनों के लिए पहला इंटरनेट रेडियो होने का दावा करने वाले रेडियो अक्ष को रेडियो उड़ान ने एक पत्र लिखकर इस मुद्दे पर अधिक स्पष्टता मांगी है। आइए जानते हैं इस मुद्दे पर अधिक जानकारी। सुनते हैं कि पत्र में क्या कहा गया है। डियर ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन नागपुर और समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल सक्षम। प्रिय टीम रेडियो अक्ष, सबसे पहले हम आपको आपके इंटरनेट रेडियो के शुभारंभ पर बधाई देते हैं। हम आपके प्रयासों और उनके पीछे के नेक इरादों की तहे दिल से सराहना करते हैं। जब हमने प्रिंट मीडिया में आपके उद्यम के बारे में पढ़ा तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हालांकि इसमें कुछ ऐसा था जिसका हमारे अज्ञानी मन को कोई मतलब नहीं लग पा रहा था। हम अज्ञानी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम उस चीज को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे जिसे कुछ लोगों ने और मीडिया के बहुमत ने स्वीकार कर लिया था और उसकी प्रशंसा में बहला फुसला कर बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया था। आप जैसे उच्च बुद्धिजीवी लोगों को ये बहुत मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन कृपया इसे समझने में हमारी मदद करें, क्योंकि हम इसे अभी भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ये विचार है जिसने हमारे दिमाग को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। हमारा रेडियो वो रेडियो उड़ान है जो 2014 से विकलांग समुदाय में निरंतर उपस्थित रहा है। वो रेडियो उड़ान जिसने अपनी अद्वितीय सफलता के माध्यम से भारत की रिकॉर्ड्स की पुस्तक में अपना नाम पाया है। वो रेडियो उड़ान जिसे 130 से भी अधिक देशों में सुना जाता है। वो रेडियो उड़ान जिसने पिछले 8 वर्षों में हजारों विकलांग लोगों को सशक्त बनाया है। वो हमारा रेडियो उड़ान नेत्रहीनों के लिए पहला इंटरनेट रेडियो नहीं है, बल्कि रेडियो अक्ष है। ये सुनकर हम शब्दों से परे आहत है, क्योंकि हम याद करते हैं कि कई सदस्य समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल सक्षम से हमारे शो में 1 से अधिक बार आ चुके हैं और फिर भी अक्ष के नेत्रहीनों के लिए पहला इंटरनेट रेडियो होने का दावा करने का साहस और उत्साह दिखाते हैं। कुछ दोष तो मीडिया को भी लेना चाहिए, क्योंकि उनमें से कुछ ने अतीत में हमारी घटनाओं को कवर किया है और फिर भी ये महसूस किए बिना कि वे क्या छाप रहे हैं, उन्होंने रेडियो अक्ष की कहानी को प्रकाशित किया है। हमें आश्चर्य होता है कि क्या पत्रकारिता ने अनुसंधान नामक अपने प्रमुख सिद्धांतों में से एक को छोड़ दिया है। ये पहले होने का दावा जो मीडिया में चक्कर लगा रहा है, हम मानते हैं कि या तो एक खुला झूठ है या केवल धन आकर्षित करने के लिए एक स्टंट है। फिर आप हमारे अज्ञानी दिमाग को रोशन करने की सबसे अच्छी स्थिति में हैं। अब आप बताएं कि इन दोनों में से पहला कौन है। सबूत के तौर पर आप किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर जांच कर सकते हैं। आपके स्पष्टीकरण और प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में रेडियो उड़ान। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन अभी जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और लौट कर आऊंगा। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन कंटिन्यू रहेगा, तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स सिर्फ रेडियो उड़ान पर।
अब विंडोज पर भी पुस्तकें पढ़ना हुआ आसान, क्योंकि सक्षम ने लॉन्च किया है डॉल्फिन इजी रीडर फॉर विंडोज, अ फुली एक्सेसिबल रीडिंग ऐप फॉर पीपल विद डिसलेक्सिया, लो विजन और ब्लाइंडनेस। ये ऐप sectec.in पर अवेलेबल है। इस ऐप का लाइसेंस पाने के लिए आज ही लॉगिन करें www.sectec.in और 2 दिन के अंदर पाएं इस ऐप का लाइसेंस। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9266626368। हैप्पी रीडिंग। प्रोग्राम में फिर से स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, सुनते रहिए कम्युनिटी कलर्स प्रोग्राम। आगे बहुत कुछ है, लेकिन पहले सुन लेते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का बाकी हिस्सा। 3 बार राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियन रह चुके अमर्त्य चक्रवर्ती का दुखद निधन। फ्रेंड्स, ये बड़ी ही दुख की बात है कि 3 बार पूर्व राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियन 19 वर्षीय अमर्त्य चक्रवर्ती का बुधवार को जीबी पंत अस्पताल में अचानक कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट के कारण निधन हो गया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के सिल्किया के रहने वाले अमर्त्य का रीढ़ की हड्डी की बीमारी के लिए अस्पताल में इलाज चल रहा था, जिससे उनका निचला शरीर लगभग लकवाग्रस्त हो गया था। राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 30 पदक जीतने वाले इस चैंपियन तैराक ने अस्थायी विकलांगता श्रेणी के तहत वर्गीकृत होने के बाद 2015 और 2017 के बीच सब जूनियर और जूनियर स्तरों में अपनी छाप छोड़ी। लेकिन दिसंबर 2017 में दुबई में होने वाले एशिया युवा पैरा खेलों में उनकी विकलांगता के विरोध के कारण उन्हें प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं दी गई। इसके तुरंत बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया और अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति द्वारा अपात्र घोषित कर दिया गया था। एक मीडिया रिपोर्ट में चैंपियन तैराक की मौत से कुछ दिन पहले ही कहा गया था कि अमर्त्य की हालत गंभीर है और उनके पिता एक निजी अस्पताल में उनका इलाज कराने में सक्षम नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया था कि अमर्त्य की रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से असंतुलित हो गई है और शरीर के निचले हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था। रिपोर्ट में इसे चिकित्सीय शब्दों में आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन यानी AVM धमनी विस्फार विकृति भी कहा गया है। नतीजतन वो बिस्तर पर ही पड़े रहे। उनके पिता अमितोष को ये कहते हुए उद्धृत किया गया था कि उनके बेटे का इलाज केवल एम्स दिल्ली या इंग्लैंड और अमेरिका के अस्पतालों में संभव था और विदेश में इनके इलाज के लिए लगभग 50 लाख रुपए का खर्च होगा। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि प्रसिद्ध भारत तैराक मीनाक्षी पाहुजा अमर्त्य को अपने पैरों पर वापस लाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी, ये कहते हुए कि तैराक के माता पिता ने खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय पैरालंपिक समिति सहित हर दरवाजे पर दस्तक दी थी। इसमें बताया गया है कि पिता को प्रति माह 18,000 रुपए का वेतन मिलता था और उन्होंने अपने जीवन की सारी बचत अपने बेटे के इलाज पर खर्च कर दी थी। डिसेबिलिटी राइट्स एसोसिएशन के कार्यकर्ता सड़क हादसों में वृद्धि की चाहते हैं जांच। दोस्तों, गोवा के डिसेबिलिटी राइट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एल्विनो डीसा और राज्य के विकलांगता सलाहकार बोर्ड के सदस्य प्रकाश कामत ने राज्य सरकार से सड़क दुर्घटनाओं में हालिया वृद्धि की जांच करने का आह्वान किया है। वे कहते हैं, पिछले 2 महीनों में सड़क दुर्घटनाओं में अचानक से वृद्धि हो गई है। हम सरकार से इस वृद्धि के कारणों का पता लगाने की जांच करने के लिए कह रहे हैं। शायद कुछ वाहनों के पास फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं है, या हो सकता है कि लोग अपने ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पैसे दे रहे हो। शायद सड़कें ठीक ना हो, या लोग शराब के नशे में गाड़ी चला रहे हो या सवारी कर रहे हो। हमें जीवन बचाने की जरूरत है और सरकार को ये पता लगाने की जरूरत है कि दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं। दोस्तों, ड्रैग ने सरकार से ये भी अपील की कि पंचायतों के लिए एक विकलांग व्यक्ति को नामित करना अनिवार्य किया जाए जो उनसे संबंधित मुद्दों को उठा सके। श्री कामत ने कहा कि विकलांगों के लिए योजनाओं के बारे में पहुंच के मुद्दे और जागरूकता की कमी है, जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कई पंचायतें स्वयं विकलांगों के लिए सुलभ नहीं है, क्योंकि वो पहली मंजिल पर है।
उन्होंने आगे बताया कि समाज कल्याण विभाग से मासिक पेंशन नहीं मिलने से कई विकलांग लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये लगभग 3 महीने से लंबित है। ड्रैग ने पंचायतों में विकलांगों के नामांकन की मांग। दोस्तों, गोवा के विकलांगता अधिकार संघ ड्रैग ने केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक पंचायत निकाय में विकलांग व्यक्ति को नियुक्त करने की मांग की है। ड्रैग ने कहा है कि राष्ट्रीय विकलांगता नेटवर्क द्वारा विकलांग व्यक्तियों को पंचायतों में नामांकित करने के लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया था और इसे स्वीकार कर लिया गया था। इसीलिए राज्य सरकार को प्रत्येक पंचायत में विकलांग व्यक्ति को नामित करना चाहिए। शुक्रवार को ड्रैग के अध्यक्ष एल्विनो डी सा ने कहा, पंचायतें निर्माण करने के लिए लाइसेंस देती है, लेकिन सार्वजनिक भवन विकलांगों के लिए सुलभ नहीं है। अन्य मुद्दों के अलावा कई सरकारी योजनाएं विकलांगों के लिए उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, ड्रैग ने सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती दर और लोगों के जीवन भर के लिए विकलांग हो जाने के बारे में भी चेतावनी दी है। एल्विनो डी सा ने कहा है कि सरकार को सड़क दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करनी चाहिए ताकि हम सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में काम कर सके। उन्होंने कहा कि आइए हम दुर्घटनाओं के कारण का पता लगाएं और रोकथाम पर काम करें, नहीं तो और लोग अपंग हो सकते हैं। ड्रैग ने कनकोलियम के विद्युत विभाग द्वारा एक विकलांग व्यक्ति के उत्पीड़न पर भी प्रकाश डाला है। इस मामले में एल्विनो ने कहा है कि क्यूपेम में 3 या 4 घरों की निजी संपत्तियों के ऊपर एक हाई टेंशन लाइन गुजर रही थी। यहाँ एक विकलांग व्यक्ति के कर्मचारी का हाथ इस हाई टेंशन तार के संपर्क में आने से टूट गया था। हाई टेंशन लाइनों को शिफ्ट करने की जगह कनकोलियम का विद्युत विभाग निःशक्त जन को परेशान कर रहा है और जांच कराकर लाइन शिफ्ट करने के लिए आवेदन देने को कह रहा है। एल्विनो ने मुख्य विद्युत अभियंता को कनकोलियम के सहायक अभियंता के खिलाफ कार्रवाई करने का आह्वान किया है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम धारा 34 के अनुसार हीमोफीलिया वाले व्यक्तियों के बहिष्करण पर चुनौती। राजस्थान उच्च न्यायालय ने किया नोटिस जारी। दोस्तों, राजस्थान उच्च न्यायालय ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 के संवैधानिकता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है, क्योंकि ये हीमोफीलिया के विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं करता है। फ्रेंड्स, हीमोफीलिया रक्तस्राव का एक ऐसा दुर्लभ विकार है जो खून में बनने वाले थक्कों के कारकों की जन्मजात कमी के कारण होता है। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी अधिकारियों को धारा 34 के तहत हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्तियों को शामिल करने और उन्हें हर सरकारी प्रतिष्ठान के अंतर्गत आरक्षण प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की है। इसके लिए अतिरिक्त याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों को उन्हें रोजगार में आरक्षण का लाभ देने का निर्देश देने की मांग की, क्योंकि वो बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति हैं। अधिनियम की धारा 34 में प्रावधान है कि प्रत्येक उपयुक्त सरकार प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान में बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों से भरी रिक्तियों की कुल संख्या का 4% से कम नहीं नियुक्त करेगी, जिनमें से प्रत्येक 1% नेत्रहीनता के बेंचमार्क विकलांगता व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगा और कम दृष्टि, बहरापन, सेरेब्रल पाल्सी, ठीक किए गए कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ितों, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सहित चलन अक्षमता, ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट सीखने की अक्षमता और मानसिक बीमारी तथा एकाधिक विकलांगता माने मल्टीपल डिसेबिलिटी और बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए 1% है। न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई और न्यायमूर्ति मदन गोपाल व्यास की पीठ ने आदेश दिया है कि नोटिस जारी करे। स्थगन याचिका का नोटिस भी 10 मई 2022 को वापस करने योग्य है और सेवा के लिए याचिकाकर्ता के विद्वान वकीलों को समय दिया जाए। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता हीमोफीलिया से पीड़ित है, जिसे 2016 के अधिनियम के तहत एक विकलांगता के रूप में शामिल किया गया है, लेकिन दुर्भाग्य से हीमोफीलिया वाले व्यक्तियों को सार्वजनिक रोजगार में लाभ प्राप्त करने का अवसर नहीं दिया जाता है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ये याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।
याचिका में आगे कहा गया है कि हीमोफीलिया के अलावा अन्य सभी विकलांगों ने सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार पाने का आरक्षण दिया है, लेकिन हीमोफीलिया को सार्वजनिक रोजगार के लिए आरक्षण प्राप्त करने से बाहर रखा गया है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत याचिकाकर्ता को मौलिक अधिकार से वंचित करता है। फ्रेंड्स, याचिका में कहा गया है कि मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता हीमोफीलिया से पीड़ित है और उसने राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक सीधी भर्ती 2021-22 के तहत सामान्य शिक्षक स्तर पर नॉन एसटीपी के पद के लिए आवेदन किया था। इस पद के लिए प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 31/12/2021 हीमोफीलिया वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षण प्रदान करती है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के साथ भेदभाव किया है। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया है कि सबसे पहले तो संख्या में हीमोफीलिया से पीड़ित लोग भारत भर में दुर्लभ हैं, और दूसरी बात तो ये है कि इसमें भी विकलांगता प्रमाण पत्र वाले हीमोफीलिक लोग बहुत ही कम हैं, जिससे कि सरकार की नियम प्रक्रिया कठिन बन जाती है। आगे ये भी कहा गया कि परिस्थितियों के आलोक में हीमोफीलिया से पीड़ित और बेंचमार्क विकलांगता का प्रमाण पत्र रखने वाले लोग संख्या में कम है, और इस प्रकार 2016 के अधिनियम की धारा 34 के तहत बिना किसी उचित कारण के आरक्षण का लाभ लेने से प्रतिबंधित है। ये मनमानी दिखाता है। याचिकाकर्ता अदालत के तत्काल हस्तक्षेप का पात्र है। विकलांग लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में कोलकाता पुलिस का एक सिपाही गिरफ्तार। दोस्तों, कोलकाता के उल्टा डांगा इलाके में एक ऑटो रिक्शा में एक विकलांग लड़की के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के आरोप में शनिवार को एक पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि कोलकाता पुलिस रिजर्व फोर्स में कांस्टेबल के पद पर तैनात आरोपी पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण माने कि पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि ये घटना उस समय हुई जब पुलिसकर्मी लड़की और उसकी मां के साथ ऑटो रिक्शा में यात्रा कर रहा था। उन्होंने बताया कि लड़की पीछे की सीट में बीच में बैठी थी। उसके दाहिनी ओर पुलिसकर्मी और बाईं ओर उसकी मां थी। पुलिस अधिकारी ने कहा कि लड़की ने अपनी मां से शिकायत की कि वो व्यक्ति उसे गलत तरीके से छू रहा था। महिला पहले तो ऑटो रिक्शा को सीधे उल्टा डांगा थाने ले गई। अधिकारी ने इस पर बताया कि वहां से उसे मनिकतला पुलिस थाने भेज दिया गया, क्योंकि घटना उसके अधिकार क्षेत्र में हुई थी। उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मी को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। विकलांग और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए दक्षिण भारत का मेगा जॉब फेयर। दोस्तों, लोयोला कॉलेज चेन्नई में वी आर योर वॉइस नाम का एक जॉब फेयर होने जा रहा है। ये विकलांग और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए दक्षिण भारत का मेगा जॉब फेयर है। ये इवेंट 21 मई 2022 को आयोजित किया जा रहा है। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ अधिक जानकारी। ये जॉब फेयर केवल विकलांग उम्मीदवारों के लिए है और ट्रांसजेंडर्स के लिए। साथ ही 10वीं, 12वीं, ITI डिप्लोमा या किसी भी स्नातक को इसमें भाग लेने की अनुमति है। वी आर योर वॉइस नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं से कोई शुल्क नहीं लेता है। फाइनल ईयर के छात्र भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। जॉब फेयर की तारीख है 21 मई 2022। पता लोयोला कॉलेज PB 3301 स्टर्लिंग रोड नुंगमबक्कम चेन्नई 600034। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए फोन नंबर्स हैं 7557550888 और 7557550999 माने के 7557550888 और 7557550999। साथ ही आप व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं 9700799993 पर माने के 9700799993 पर। अधिक जानकारी के लिए weareyourvoice.org पर आज ही विजिट करें।
तो डिटेल न्यूज़ बुलेटिन में आपने अब तक की जो इस वीक की खास खबरें सुनी और उम्मीद करते हैं कि आपको नई नई अपडेट्स ज़रूर मिली होंगी। और हम हमेशा कहते हैं कि आप भी अगर कोई अपडेट हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप हमें न्यूज़ भेज सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि उस न्यूज़ को वेरीफाई करके इस प्रोग्राम में हम शामिल करें। तो बहरहाल डिटेल न्यूज़ बुलेटिन के बाद वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। क्या आप पहले से मौजूद OCR ऐप से संतुष्ट नहीं हैं? क्या टेबल्स और मैथमेटिक कंटेंट आपके लिए एक्सेसिबल फॉर्मेट में उपलब्ध नहीं था? क्या आप वीडियोस में मौजूद ट्रांसक्रिप्शन और टेक्स्ट को एक्सेसिबल फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं? या क्या आप कुछ सीखना या अपनी प्रतिभा का विकास करना चाहते हैं? आज ही डाउनलोड करें iSTEM ऐप। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर में जाएं और टाइप करें I-STEM। iSTEM पोर्टल को अपने वेब ब्राउजर पर इस्तेमाल करने के लिए अपने वेब ब्राउजर में जाएं और टाइप करें portal.istemai.com portal.istemai.com। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद अब वक्त लाइफ विदाउट साइट सेगमेंट का। दोस्तों, इस सेगमेंट के अंतर्गत प्रोवाइड करवाई जा रही ऑडियोज हमें लाइफ विदाउट साइट की ओर से प्रदान की गई हैं। अगर इन ऑडियोज में किसी भी तरह की कोई गलत या अपवादपूर्ण जानकारी दी जाती है तो रेडियो उड़ान इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। लाइफ बियॉन्ड साइट, दृष्टि नहीं पर जीवन सही की सीरीज में आज हम बात करेंगे कुछ गैर सरकारी संगठनों की। मैं दिव्या अग्रवाल आज आपको कुछ ऐसे संगठनों के बारे में बताऊंगी जो कि दृष्टिबाधितों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं NAB, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड। यह दृष्टिबाधितों के शिक्षण एवं पुनर्व्यास के लिए काम करता है। इनका पता है सेक्टर 5, रामाकृष्णापुरम, दिल्ली 110022। इनका मोबाइल नंबर है 8826261166 8826261166। मेल एड्रेस है info@nabdelhi.in। अधिक जानकारी के लिए आप गूगल कर सकते हैं www.napdelhi.in पर। सेकंड है इनेबल इंडिया। यह दृष्टिबाधित को ट्रेनिंग और पुनर्व्यास देते हैं। इनका पता है 473/B, अदुगोड़ी मेन रोड, बेंगलुरु। इनका पिन कोड है 560095। इनका फोन नंबर है 9845313919, यानी कि 9845313919। इनका ईमेल एड्रेस है info@enableindia.org। इसको गूगल आप कर सकते हैं www.enableindia.org पर। थर्ड नंबर पर आता है NIEPVD, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी। इनका एड्रेस है 116 राजपुरा रोड, देहरादून। इनका पिन कोड है 248001। और अगर इनको कांटेक्ट करना चाहते हैं तो फोन नंबर है 0135274847, यानी कि 0135274847। और इनकी ईमेल एड्रेस है direct@nivh.org.in। और अगर आप इनको गूगल करना चाहते हैं तो है www.nivh.org.in। तो दोस्तों, आज हमने कुछ संगठनों के बारे में बात की। आने वाली ऑडियो में हम ऐसे ही और कुछ महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।
उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेगमेंट पसंद ज़रूर आया होगा और आप अपना फीडबैक इस सेक्शन और पूरे प्रोग्राम के मुताल्लिक हमें ज़रूर देंगे। और फीडबैक देने के जो तरीके हम पहले प्रोग्राम की शुरुआत में बता चुके हैं, तो आप किसी भी तरीके से अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। प्रोग्राम के अब अंजाम का वक्त हो रहा है, लेकिन चलते चलते आइए आखिर में प्रोग्राम के जानते हैं न्यूज़ हेडलाइंस एक बार फिर। 3 बार राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियन रह चुके अमर्त्य चक्रवर्ती का दुखद निधन। डिसेबिलिटी राइट्स एसोसिएशन के कार्यकर्ता सड़क हादसों में वृद्धि की चाहते हैं जांच। विकलांग लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में कोलकाता पुलिस का एक सिपाही गिरफ्तार। विकलांग और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए दक्षिण भारत का मेगा जॉब फेयर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा गार्ड्स पर हमला करने वाले मुर्तजा के फैमिली डॉक्टर्स ने मुर्तजा पर लगे इल्जामों को बताया गलत। ड्रैग ने पंचायतों में विकलांगों के नामांकन की मांग। निधि अर्ली इंटरवेंशन इंदिरा नगर बेंगलोर में केंद्र के लिए शिक्षक के रिक्ति की घोषणा। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम धारा 34 के अनुसार हीमोफीलिया वाले व्यक्तियों के बहिष्करण पर चुनौती। राजस्थान उच्च न्यायालय ने किया नोटिस जारी। ब्राजील में भारतीय शटलर्स की धूम। 9 गोल्ड के साथ 28 पदक जीतकर भारतीयों ने ब्राजील पर छोड़ी अपनी छाप। 47 वर्षीय फाइलेरिया पीड़ित व्यक्ति को मिला विकलांगता प्रमाण पत्र। उड़ान एम्पावरमेंट ट्रस्ट की ओर से रेडियो उड़ान ने लिखा रेडियो अक्ष को एक पत्र। इसी के साथ मुझे यानी पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट, शबा खैर, जय हिंद, जय भारत।